स्वागत है दोस्तों आपका बीपीएससी हंट में। बिहार स्पेशल का सीरीज चल रही है। अभी मैंने 2 क्लास को अपलोड कर दिया है। आज का ये टॉपिक थर्ड लेसन है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मौर्य प्रशासन को। पिछले क्लास में मैंने बिहार से संबंधित और मौर्य वंश से संबंधित मैंने सारा अपलोड कर दिया है, मैंने समझा दिया है। आप उसे वहाँ से पढ़ लें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरुआत करते हैं मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन आप समझ रहे होंगे कि मौर्य वंश के समय में जो प्रशासन व्यवस्था था, आज हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, अपने दिमाग में जो है कि शून्य रखिए। जो मैं बता रहा हूँ उसे ही आप सही मान के चलिए। देखिए, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। देखिए, याद नहीं होने के कारण पता है क्या है कि लोग कहीं से कुछ पढ़ के आते हैं और उनको लगता है कि मैं तो आज मास्टर से भी ज़्यादा जानता हूँ। परंतु ठीक है, आप जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, जानना भी चाहिए। पर आप एक स्टूडेंट के रूप में यहाँ पे सीखें और जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप सुनते चलें, अपनी किताब को देखते चलें, अंडरलाइन करते हुए चलें। जो आपको लगे इम्पोर्टेंट है उसे आप अपने कॉपी में नोट करें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। प्रांतीय प्रशासन, मौर्य प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो मौर्य वंश के समय जो प्रांत का प्रशासन था उससे बात यहाँ पे हो रही है। मौर्य प्रशासन, देखिए, सम्राट है, सम्राट के नीचे प्रांत, प्रांत के नीचे मंडल, मंडल के नीचे आहार, आहार के नीचे स्थानीय, स्थानीय के नीचे द्रोणमुख और द्रोणमुख के बाद खरवाटी, खरवाटी के बाद संग्रहण और ग्राम। तो सबसे निचला इकाई ग्राम होता था, याद रखेंगे, सबसे निचला इकाई ग्राम होता था। आगे बात करते हैं। यहाँ पे बता रहा है चंद्रगुप्त मौर्य शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने राज्यों को 4 प्रांतों में विभाजित किया था। मेरी बात गौर से सुनेंगे। चंद्रगुप्त ने क्या किया कि अपने राज्य की शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने राज्य को 4 प्रांत में बांट दिया। 4 प्रांत में बांट दिया, जिसे क्या कहा गया है? चक्र कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? चक्र कहा जाता है। मेरी बात सुनते चलेंगे, सिर्फ आपको याद में करवा दूंगा, ठीक है। इन प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होता था। अब कह रहा है कि जो 4 प्रांत में जो विभाजित किया गया, तो सम्राट क्या करता था, इन चारों प्रांतों में अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते थे और उसी के माध्यम से यहाँ पे शासन संचालित होता था। ठीक है। अशोक के अभिलेखों के अनुसार सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। देखिए, आपसे पूछ सकता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मौर्य वंश में कितने प्रांत थे? तो 4 प्रांत थे। अशोक के समय में कितने प्रांत थे? तो 5 प्रांत थे। आगे बढ़ते हैं तो समझते हुए चलेंगे। अगला बात करते हैं प्रांत। एक तरफ प्रांत है और दूसरी तरफ राजधानी है। दूसरी तरफ क्या है? राजधानी है। प्राची यानी मध्य प्रदेश। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में है। और इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को पटना भी कहते हैं, पौलीप्रथा भी कहते हैं और हम कुसुमपुर भी कहते हैं। पटना का नाम बहुत है, हम देखेंगे। आगे क्या है कि उदीच उत्तरापथ में है, तक्षशिला यानी गंधार के पास में ये है। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, अवंतीरठ जो उज्जैन और माहिष्मति इसकी राजधानी थी। कलिंग ये उड़ीसा में पड़ता है, तोसली इसकी राजधानी थी। तो आप देख लिए, चंद्रगुप्त के समय में 4 प्रांत, अशोक के समय में 5 प्रांत। अर्थात ये 4 प्रांत जो आप देख रहे हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय था, यानी सीएम चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, याद रखेंगे। ये क्या है? अशोक के समय में बढ़ गया, अशोक के समय में बढ़ गया, अशोक सम्राट के समय में बढ़ गया, सम्राट अशोक के समय में ये बढ़ गया। कलिंग, क्योंकि आप जानते हैं कि जब अपना राज्याभिषेक करवाया था वो 8वें वर्ष यानी 261
में वो क्या किया था, 269 में वो किया था, और 271 के बाद, सॉरी 269 में अपना राज्याभिषेक करवाया, और राज्याभिषेक के 8वें या 9वें वर्ष बाद 261 में क्या किया, वो हमला कर दिया। कहाँ पे, याद रखेंगे। तो आगे हम बात करते हैं प्रांतों का प्रशासन। अब कुमारमात्य, कुमार, आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। जो प्रांत जो आपका जो संचालित होता था, तो उसे हम कुमार मात्य भी कहते थे। कुमार आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था, याद रखेंगे। प्रांत मंडल में तथा मंडल जिला में विभक्त था, जिन्हें आहार विषय कहा जाता था। अब देखिए प्रांत जो भी आप देखिए, सम्राट के बाद प्रांत था, प्रांत मंडल में तथा मंडल जिला में विभक्त था, जिन्हें आहार विषय कहा जाता था, जिसका प्रशासक विषयपति कहा जाता था। विषयपति, ठीक है। जिले के प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था। जिले के प्रशासनिक अधिकारी कौन था, स्थानिक था। तो आप यहाँ मौर्य वंश के बारे में, मौर्य वंश का जो प्रशासन था आप समझ लिए। तो आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक क्या है आपका, नगर प्रशासन। अब नगर प्रशासन के हम जानते हैं, प्रांतीय प्रशासन तो हम देख लिए, अब हम नगर प्रशासन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मेगास्थनीज के अनुसार नगरीय प्रशासन 30 सदस्यों के मंडल द्वारा चलाया जाता था। अब देखिए मेगास्थनीज कौन था, पहले आपको ये जानना है मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये आया था किसके दरबार में, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, और इसने बताया कि जो मौर्य वंश में जो भारत जो प्रशासन जो नगरीय शासन जो है 30 सदस्यों के मंडल द्वारा संचालित किया जाता है। यह मंडल 6 समितियों में विभाजित है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रथम समिति, यहाँ पे क्या है, 6 समिति की बात यहाँ पर। प्रथम समिति जो क्या था, उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करते थे। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करते थे। तृतीय समिति जनगणना करते थे। चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था करते थे। पंचम समिति विक्रय की व्यवस्था का निरीक्षण करते थे। षष्टम मान 6 बिक्री का व्यवस्था करते थे, बिक्री करके। तो याद रखेंगे मौर्य वंश में 6 समिति दे देगा। प्रथम समिति में क्या था, द्वितीय समिति में क्या था, तृतीय समिति में क्या था, चतुर्थ में क्या था, पंचम में क्या था, षष्टम में क्या था। तो आप इस प्रकार से याद रखेंगे। प्रथम समिति बिल्कुल याद रखेंगे, फिर षष्टम जरूर याद रखेंगे, बचा 4। तो 4 आपको यूँ ही याद हो जाएगा। जनगणना आप शब्द से परिचित हैं, तो तृतीय समिति में याद रखेंगे, तृतीय समिति में। तो आपको पहला याद हो गया। प्रथम समिति में क्या है, तो उद्योग शिल्प का निरीक्षण। षष्टम में क्या है, बिक्री। सब कुछ काम हो गया, तो अब बिक्री से जो फायदा आएगा, तो बिक्री से जो कर आएगा उसकी व्यवस्था करना, 2 याद हो गया। अब जैसे कि उद्योग हुआ, उद्योग हुआ तो अब विदेश के लोग देखने के लिए आए, विदेश के लोग देखने आए तो यहाँ बस गए, तो अगले बार क्या हुआ, जनगणना हुआ तो वो भी काउंट हो गए। अब जन विदेश, फिर उसके बाद व्यापार की वाणिज्य की व्यवस्था हो कर दिया लोगों ने, बिक्री की व्यवस्था की, उसका निरीक्षण भी किया, बिक्री कर व्यवस्था, जो लास्ट में जो आमदनी होता है बिक्री कर की व्यवस्था भी होता है। इस प्रकार से आप अपने अनुसार, मैंने तो इस प्रकार से याद किया है, तो आप अपने अनुसार इसे याद कर लेंगे। प्रथम समिति में क्या है, उद्योग शिल्पों का निरीक्षण। द्वितीय में क्या है, विदेशियों की देखरेख करना। तृतीय में जनगणना। चतुर्थ में क्या है, व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था। पंचम में क्या है, विक्रय की व्यवस्था निरीक्षण। षष्टम में क्या है, बिक्री कर की व्यवस्था। नगर में पुलिस व्यवस्था थी, जिसे रक्षित कहा जाता था। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि नगर में पुलिस व्यवस्था थी जिसे हम क्या कहते थे, रक्षित कहा जाता था। रक्षित से तात्पर्य क्या है, रक्षित क्या था, रक्षित किस वंश से संबंधित है, तो पूछ सकता है। तो मौर्य वंश से संबंधित है। ये क्या था, तो नगर में पुलिस व्यवस्था को रक्षित कहा जाता था, याद रखेंगे। यूनानी स्रोतों में वर्णित अधिकारी एग्रोनोमोई, एंटीनोमोई, नगर आयुक्त। अब देखिए कह रहा है कि यूनानी स्रोतों में वर्णित अधिकारी, तो एग्रोनोमोई क्या था, एक अधिकारी था जिसे जिलाधिकारी के जानते हैं। एंटीनोमोई ये नगर आयुक्त था, एंटीनोमोई
ये क्या था? तो याद रखेंगे एग्रोनोमोई और एंटीनोमोई। एंटीनोमोई मतलब नगर आयुक्त था, एग्रोनोमोई ये जिलाधिकारी था। ये साक्ष्य हमें कहाँ से पता चलता है? तो यूनानी स्रोतों के अनुसार हमको पता चलता है। चलिए आप ये देख लिए। अब हम देखते हैं सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर तो बोल रहा है चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौटिल्य के अनुसार 4 वर्णों के लोग सेना में शामिल हो सकते थे। क्या बोल रहा है यहाँ पे? जो मौर्य वंश में जो सेना की जो व्यवस्था थी क्या था? चंद्रगुप्त प्रधानमंत्री कौटिल्य के अनुसार चारों वर्णों के लोग सेना में शामिल हो सकते थे, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो, वो चारों पर लोग इसमें शामिल हो सकते थे। मेगास्थनीज के अनुसार, मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, आप जानते भी होंगे। मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य प्रशासन के लिए 30 सदस्य पृथक विभाग विद्यमान था, जिसे 5-5 सदस्यों 6 समितियों में विभाजित किया गया था। ये समितियां इस प्रकार है। तो क्या बोल रहा है? मेगास्थनीज के अनुसार जो सैन्य प्रशासन के लिए 30 सदस्य पृथक विभाग विद्यमान था, जिसे 5-5 सदस्यों में 6 समितियों में विभाजित था। तो नगर में आपने क्या देख लिया? 6 समितियां, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमा, षष्टम। षष्टम में क्या है? बिक्री कर। तृतीय में क्या है? जनगणना। प्रथम में क्या है आपका? वाणिज्य उद्योग के संबंधित है। द्वितीय में क्या है? विदेशों की देखरेख करना आने वाले व्यक्तियों को। तो इस प्रकार से आप याद रखते हुए चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि प्रथम समिति में क्या था? जल सेना से संबंधित। प्रथम समिति में जल सेना से संबंधित है। द्वितीय में क्या था? रसद सामग्री के प्रबंधन से संबंधित। तृतीय में क्या था? पैदल सैनिकों से संबंधित था। चतुर्थ में क्या था? अश्वरोही सेना से संबंधित। पृथक में क्या? गज सेना से संबंधित। षष्टम में क्या था? रथ सेना से संबंधित। तो याद रखेंगे 6 समिति नगर के लिए है और 6 समिति जो है आपका सैन्य व्यवस्था के लिए भी है, याद रखेंगे। सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल कहलाता था। तो 2-3 शब्द आप यहाँ पे गौर करते हुए चलेंगे। पहला शब्द आपने देखा रक्षित, दूसरा शब्द आपने देखा अंतपाल। तो रक्षित क्या है? तो मौर्य प्रशासन में जो था कि जो पुलिस व्यवस्था, जो नगर में जो पुलिस व्यवस्था थी उसे हम रक्षित कहते थे। और जो सैन्य व्यवस्था में हम देखें, जो सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था उसे हम अंतपाल कहते थे। अंतपात यह सीमांत क्षेत्रों का भी व्यापक व्यवस्थापक होता था। सीमांत क्षेत्र जो सीमा से लगे क्षेत्र थे तो व्यवस्थापक होता था। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वरोही, 9,000 हाथी तथा 800 रथ से सुसज्जित अजय सैनिक थे। अब देखिए कितनी बड़ा सैनिक यहाँ पे है ना। कह रहा है यहाँ पे मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के मौर्य में सेना 6 लाख पैदल सेना थी, याद करते हुए चलेंगे। 6 लाख पैदल सेना थी, 50,000 अश्वरोही सेना थी, 9,000 हाथी थे तथा 800 रथ से सुसज्जित जो अजय सैनिक थी। अशोक के प्रवर्ती सम्राट, मगध साम्राज्य के महान मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी में ईसा पूर्व में लगभग हुई थी। देखिए अशोक के प्रवर्ती मौर्य सम्राट मगध साम्राज्य का महान 262 में इसकी मृत्यु हो गई थी। अशोक के उपरांत अगले 5 दशक तक इनके निर्बल अधिकारी शासन करते रहे। निर्बल अधिकारी मतलब जो इनके कमजोर, इनके बाद जो आए निर्बल, है ना। अशोक के उत्तराधिकारी अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य पश्चिम और पूर्वी भाग में बट गया। देखिए जब अशोक की जब मृत्यु होती है तो मौर्य साम्राज्य था वो 2 भाग में बट गया, पश्चिमी और पूर्वी भाग में बट गया। पश्चिमी भाग पर कुणाल शासन करता था जबकि पूर्वी भाग पर संप्रति का शासन था। लेकिन 180 ईस्वी पूर्व तक पश्चिम, देखते हैं क्या है,
पश्चिम पर क्या है, पश्चिमी भाग पर बैक्टीरिया तथा यूनानियों का पूर्ण अधिकार हो गया। तो पश्चिम में कौन था, तो आपका कुणाल था। पूर्वी भाग पर दशरथ का राज्य था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। इससे मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहदत्त। बृहदत्त। और प्रथम राजा कौन था शासक, तो चंद्रगुप्त, याद रखेंगे। अब हम शुंग वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। शुंग वंश, अब देखिए शुंग वंश मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग मगध का शासक बना। क्या बोल रहा है, मौर्य जो शासक बृहदत्त की हत्या कर उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग मौर्य का मगध का शासक बनता है। उसकी उपाधि सेनानी थी। किसकी उपाधि सेनानी थी, तो पुष्यमित्र शुंग की उपाधि क्या थी, सेनानी थी। उसने यवन आक्रमण को विफल कर दिया था। जब ये भारत पे यवन का आक्रमण हुआ था उसको वो क्या कर दिया, विफल कर दिया। ठीक है, नस्ता नाबूद कर दिया उसे। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेघ करवाए थे। देखिए अश्वमेघ कौन कितने करवाए थे ये पूछता है, तो पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेघ किए। इसके पुरोहित पतंजलि थे। पतंजलि, याद रखेंगे, पतंजलि। पतंजलि थे। पुष्यमित्र शुंग के काल में ही पतंजलि ने महाभाष्य एवं मनु ने मनुस्मृति की रचना की। याद रखेंगे, याद रखेंगे कि महाभाष्य किसका पुस्तक है, तो पतंजलि का। और मनुस्मृति की रचना है, याद रखेंगे। तो ये किसके समय लिखा गया था, ये शुंग वंश के समय में लिखा गया है और पुष्यमित्र शुंग के काल में ही लिखा गया था, याद रखेंगे। उसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना, अर्थात जो पुष्यमित्र शुंग जो था उसके पुत्र क्या नाम था, अग्निमित्र। इसी अग्निमित्र और मालविका से जुड़ी कहानी पर का महाकवि कालिदास ने जो है कि मालवा जो है यहाँ पे क्या है, मालविकान, बहुत भयानक शब्द यहाँ पे है ना, मालविकाग्नित मित्रम नामक रचना की थी, है ना। तो देवहूति इसी वंश का अंतिम शासक था। देवहूति इस वंश का अंतिम शासक था। तो आप याद रखेंगे कि शुंग वंश की स्थापना किसने किया, पुष्यमित्र शुंग ने किया। वो उसका उपाधि क्या था, सेनानी। और क्या देखेंगे इसमें, इसमें आप देखेंगे जो आपके इस समय 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे, इसके पुरोहित कौन थे, तो पतंजलि। पतंजलि ने महाभाष्य और जो मनुस्मृति ने लिखा। इसके बाद इसका पुत्र कौन बनता है, अग्निमित्र। इसी अग्निमित्र की कहानी जो लिखते हैं कालिदास मालविकाग्निमित्रम में, मालविकाग्निमित्रम में ये शब्द लिखते हैं। इसकी कहानी मालविकाग्निमित्रम में लिखते हैं। तो मालविका और अग्निमित्र का दोनों का नाम देखिए जुड़ा है, मालविका है ना, मालविका यहाँ है अग्निमित्र। तो मालविकाग्निमित्रम नामक नाटक रचना की है। तो क्या है ये, नाटक की पुस्तक है। देवहूति इस वंश का अंतिम शासक था। तो याद रखेंगे पुष्यमित्र शुंग पहला शासक था, अंतिम शासक कौन था, देवहूति। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र क्या था, तो अग्निमित्र नाम था, याद रखेंगे। कर्णवंश, कर्णवंश क्या है, यहाँ पे बात हो रहा है कर्णवंश जो है कि आपका कर्णवंश देवहूति के मंत्री वसुमित्र ने उसकी हत्या कर दी और कर्णवंश की नींव डाली। अब देखिए देवहूति, देवहूति की मंत्री कौन था, वसुमित्र, उसकी हत्या कर कर्णवंश की नींव डाली। देवहूति अंतिम शासक था शुंग वंश का। सुशर्मा इस वंश का आखिरी शासक था। सुशर्मा, सुशर्मा इस वंश का मतलब क्या था, आखिरी शासक था। कुषाण वंश, कनिष्क ने पाटलिपुत्र को विजित कर अश्वघोष को अपने साथ ले गया। अश्वघोष क्या थे, एक विद्वान थे जो आप देखेंगे कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में ये क्या थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुषाण कालीन नागार्जुन नालंदा के प्रसिद्ध रसायनविद
थे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, कुषाण काल में, कुषाण जिसमें था, कुषाण जो काल चल रहा था, उसमें नागार्जुन जो थे, नागार्जुन नालंदा के प्रसिद्ध रसायनविद थे, है ना, केमिस्ट्री के बहुत जानकार थे ये। तो प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण विकर का आविष्कार नागार्जुन ने ही किया था। तो विकर का आविष्कार किसने किया था? तो नागार्जुन ने किया है, नागार्जुन ने किया है। कुषाण साम्राज्य के बाद पाटलिपुत्र पर लिच्छवियों का शासन रहा। पाटलिपुत्र पर लिच्छवियों का शासन रहा, याद रखेंगे। कुषाण साम्राज्य के बाद पाटलिपुत्र पर लिच्छवियों का शासन रहा। गुप्त वंश, गुप्त वंश देखते हैं तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति मतलब क्या होता है? प्रशंसा, है ना। प्रयाग प्रशस्ति, कुमारगुप्त का बिलसंड स्तंभ लेख तथा स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख के आधार पर निष्कर्षतः इस वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था। तो गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, याद रखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से। कुमारगुप्त का बिलसंड स्तंभ लेख तथा स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख के आधार पर निष्कर्षतः इस वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था। तो गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त था। हम ये साक्ष्य हमें कहाँ से पता चलता है? तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख से, कुमारगुप्त का बिलसंड स्तंभ लेख से, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख से यह पता चलता है। जिसकी उपाधि महाराजा थी, महाराज थी। तो कह रहा कि श्रीगुप्त की उपाधि क्या थी? महाराज थी। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था, घटोत्कच। चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। अब चंद्रगुप्त, वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही यहाँ बात हो रहा है। चंद्रगुप्त जो गुप्त वंश से संबंधित था, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला ऐसा शासक था जो महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया। उसने, किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने, उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया। तो आप देखिए, कुषाण वंश के बाद पाटलिपुत्र पे किसका शासन स्थापित हो गया था? लिच्छवियों का। तो कह रहा कि चंद्रगुप्त प्रथम पहला ऐसा शासक है जो क्या किया था? महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने, अपने राज्याभिषेक 319 ईस्वी के आधार पर, है ना। अपनी राज्याभिषेक जो है कि अपने राज्याभिषेक के आधार पर इसने गुप्त संवत की शुरुआत किया। तो अब गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। संपूर्ण बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से उसके राज्य में शामिल थे। मेरी बात गौर से सुनेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में क्या क्या पॉइंट है? पहला शासक जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। दूसरा, लिच्छवियों की राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया। तीसरा, राज्याभिषेक के आधार पर यह गुप्त संवत की शुरुआत किया। चौथा, इसके साम्राज्य में बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। तो 4 पॉइंट इसके बारे में जरूर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त अभिलेखों और सिक्कों पर इसे प्राक्रमांक, अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रम, सर्व राजोच्छता आदि उपाधि प्रदान की गई है। तो समुद्रगुप्त का उपाधि क्या किया था? पराक्रमांक, है ना, अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रम, है ना, व्याघ्र पराक्रम, सर्व रजोच्छेद आदि उपाधि प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से आप देख ली, इनका उपाधि था समुद्रगुप्त का पराक्रमांक, है ना, अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रम, सर्व रजोच्छेता आदि उपाधि प्रदान की गई थी। तो याद रखिए कि बहुत भयानक भयानक शब्द है और जो उच्चारण करने में थोड़ी सी लगता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये शब्द बार बार हमारे सामने नहीं आता है ना, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। चलिए, इतिहासकार
देखते हैं आगे क्या है यहाँ पे, देखते हैं, देखते हुए चलेंगे यहाँ पे, है ना। इतिहासकार स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसने कहा है? तो स्मिथ नाम के एक इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है। उत्तरापथ के द्वितीय अभियान में 9 राजाओं को विजित किया। उत्तरापथ के द्वितीय अभियान में यह 9 राजाओं को विजित किया। दक्षिणापथ में अभियान में 12 राजाओं को विजित किया था। दक्षिणापथ अभियान में विजित क्षेत्र पर समुद्रगुप्त ने केवल अधिराजत्व का दावा किया। उसकी नीति ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की थी। अशोक के इलाहाबाद स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति उसके संधि विग्रहिक एवं राजकवि हरिशेन ने लिखा है। तो 4 पॉइंट फिर से याद कर लेते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह किसके द्वारा कहा गया था? इतिहासकार स्मिथ। इन्होंने कहा है कि उत्तरापथ के द्वितीय अभियान के समय 9 राजाओं को हराया था। दक्षिणापथ अभियान में 12 राजाओं को विजित किया। दक्षिणापथ विजय क्षेत्रों में समुद्रगुप्त ने केवल अधिराजत्व का दावा किया। उसकी नीति ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की थी। अशोक के इलाहाबाद स्तंभ लेख पर, तो इलाहाबाद का स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो अशोक का संबंध है ना। तो इसी पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति मतलब समुद्रगुप्त की प्रशंसा उसके संधि विग्रहिक एवं राजकवि हरिशेन ने लिखा है। उसके संधि विग्रहिक एवं राजकवि हरिशेन ने लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन ने की है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया है? हरिशेन ने किया है, याद रखेंगे। प्रयाग प्रशस्ति अशोक के स्तंभ लेख पर उत्कीर्ण है। प्रयाग प्रशस्ति कहाँ उत्कीर्ण है? तो अशोक के स्तंभ लेख पर उत्कीर्ण है। आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त द्वारा स्वयं को इलाहाबाद के स्तंभ लेख अर्थात प्रयाग प्रशस्ति में लिच्छवी दौहित्री कहा गया है, दौहित्र कहा गया है। कह रहा है यहाँ पे कि समुद्रगुप्त द्वारा स्वयं को इलाहाबाद स्तंभ लेख अर्थात प्रयाग प्रशस्ति में लिच्छवी दौहित्र कहा गया है, यानी वो लिच्छवी का वंशज है, लिच्छवी का, है ना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। उल्लेखनीय है कि समुद्रगुप्त ने विजयों के उपरांत अश्वमेघ यज्ञ किया। तो अभी आपने क्या देखा था? पुष्यमित्र शुंग ने भी क्या किया था? 2 अश्वमेघ करवाए थे। अब देखिए समुद्रगुप्त ने विजय के उपरांत जब विजय पा लिया तो उसके बाद क्या किया? अश्वमेघ यज्ञ किया तथा सोने के अश्वमेघ प्रकार के सिक्के जारी किए। सोने के अश्वमेघ प्रकार के सिक्के जारी किया। रामगुप्त, अगला पढ़ने जा रहे हैं रामगुप्त के बारे में। देखते हैं रामगुप्त क्या है, क्या किया है ये। बस इसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है बस। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में अभी आपने क्या पढ़ा? प्रथम राजा था जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। और क्या किया? लिच्छवी की राजकुमारी कुमारी देवी शादी किया। और क्या किया था इन्होंने? आप बताइएगा कमेंट में करके, मैंने तो पढ़ाया ही है आपको। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसे देवराज, देवगुप्त, देवश्री, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि नामों उपाधियों से भी जाना जाता है। क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय को हम किस नाम से जानते हैं? देवराज, देवगुप्त, देवश्री, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि नामों से जानते हैं। इनकी उपाधि थी। फिर से चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था, प्रथम था ऐसा। अब यहाँ बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। इसे हम किस किस नामों से जानते हैं? ये इनकी उपाधियाँ भी है। तो देवराज, देवगुप्त, देवश्री, तो 3 देव से हैं, देवराज, देवगुप्त, देवश्री। विक्रमादित्य, परम भागवत, ठीक है। इसने ध्रुव देवी एवं कुबेर नागा से विवाह किया था। देखिए क्या है, इसने ध्रुव देवी एवं कुबेर नागा से विवाह किया। दिल्ली के स्थित महरौली स्थित स्तंभ लेख पर चंद्र शासक द्वारा सिंधु के बाहिलकों और पूर्व में वंग शासकों पर विजय का वर्णन है। तो महरौली का स्तंभ जो लौह स्तंभ है, तो दिल्ली महरौली स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। इस पर आज तक जंग नहीं लगा है, ठीक है। तो इस पर सिंधु के पार वाहिलिकों और पूर्व में वंग शासकों पर विजय का वर्णन किया गया। चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है।
इसने अपनी पुत्री प्रभावती एवं वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। तो एक बात आप याद रखेंगे, चंद्रगुप्त जो था वो उसका जाति कौन सा था? जो गुप्त वंश से संबंधित जो राजा थे उसकी जाति कौन सा था? तो पंडित थे ये लोग। कौन थे? पंडित थे। अब हम कैसे जानते हैं? तो अब ये जो है आपका, इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वकाटक नरेश और रुद्रसेन, क्योंकि ये भी पंडित ही थे। जब हम इतिहास को डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो हम किस प्रकार से पंडित थे और किस प्रकार से वकाटक, और कहाँ पे इसका साक्ष्य मिला है। चीनी यात्री फहियान ने इसके समय में ही भारत का यात्रा किया था। तो फहियान किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चंद्रगुप्त किसके समय में? CG चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। ऐसा माना जाता है कि उसके दरबार में 9 रत्न विराजते थे। 9 रत्न किसके दरबार में विराजते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसमें कालिदास, धनवंतरी, छपणक, अमरसिंह, शंकु, बेताल, भट्ट, घटकरपर, वराहमिहिर, बररुचि जैसे विद्वान शामिल थे। तो नवरत्न किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। उसमें कौन कौन थे? तो कालिदास थे, धनवंतरी थे, छपणक थे। कालिदास, धनवंतरी, छपणक। कालिदास, धनवंतरी, छपणक। अमरसिंह, शंकु, अमरसिंह, शंकु, बैताल। अमरसिंह, शंकु, बैताल। तो कालिदास, धनवंतरी, छपणक, अमरसिंह, शंकु, बैताल, भट्ट, घट करपर और बारहमिहिर बररुचि, याद रखेंगे, जैसे विद्वान शामिल थे। अब हम बात करते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त देखते हैं। कुमारगुप्त यहाँ पे क्या है? कुमारगुप्त मंदसौर अभिलेख से कुमारगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो कुमारगुप्त के बारे में हमें कहाँ जानकारी प्राप्त होती है? तो मंदसौर अभिलेख। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त के शासनकाल में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था, जिसे रोकने के लिए कुमारगुप्त ने स्कंदगुप्त को भेजा था। क्या है यहाँ पे? मंदसौर अभिलेख से कुमारगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी पता चलता है। तो क्या? वत्स भट्टी रचित प्रशस्ति। वत्स भट्टी यहाँ पे देखिए, याद रखेंगे मंदसौर अभिलेख को, है ना। अब कह रहा कि स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से ज्ञात होता है। तो स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख का, जो स्कंदगुप्त का जो भीतरी अभिलेख से ज्ञात होता है, कुमारगुप्त के शासनकाल में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था, जिसे रोकने के लिए कुमारगुप्त ने स्कंदगुप्त को भेजा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी काल में हुई थी। कुमारगुप्त ने ही करवाया था। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण किया था। तो कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण किया था। स्कंदगुप्त, जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्तों ने मलेच्छों के आक्रमण को विफल कर दिया था। तो हूण, तो जूनागढ़ अभिलेख जो है स्कंदगुप्त से संबंधित है, और इसके समय में हूण का आक्रमण हुआ था, उसको ये विफल कर देता है। तो यह कहाँ से पता चलता है हमको? तो जूनागढ़ अभिलेख से। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे क्या है देखते हैं। हाँ, यहाँ पे कह रहा है कि उसने सुदर्शन झील जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित है, तो चंद्रगुप्त ने इसे निर्माण किया था, और उसकी देखरेख कहाँ बनाया था? ये बनाया था गुजरात में, सौराष्ट्र के आसपास में बनाया था ये। तो पुनः उद्धार करवाया, टूट फूट गया था। इससे देखिए बहुत, अशोक भी बनवाया था, पुनरुद्धार किया, चंद्रगुप्त ने भी बनवाया था। और फिर उसका गुप्त एक ये आपका गवर्नर था, उस गवर्नर का नाम बताइएगा जो चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाया था। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो वो टूट फूट जाने के बाद उसका पुनरुद्धार किया था किसने? तो अभी आप स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ रहे, तो स्कंदगुप्त ने करवाया था। काहोम अभिलेख के अनुसार उसकी उपाधि शक्रादित्य थी। उसने चीन में अपना राजदूत भेजा था। चीन में अपना राजदूत किसने भेजा था? तो स्कंदगुप्त ने भेजा था। अब हम बात करते हैं गुप्त काल के उत्तरार्ध। तो देख लेते हैं
गुप्त काल। तो ठीक है, हम इस यहाँ से ना कल पढ़ेंगे हम लोग गुप्त काल का जो उत्तरार्ध है, तो हम लोग यहाँ से कल पढ़ेंगे। देख लेते हैं टॉपिक। हाँ, यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे, तो आज हम यही रहने देते हैं। तो कल हम लोग मिलते हैं गुप्त काल के उत्तरार्ध से। ठीक है, तो चलते हैं फिर। बाय। पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते चलिएगा। अगर नोट्स आप नहीं बना रहे हैं तो आप किताब को में अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। मेरे पढ़ाने के बाद जो आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हमको अंडरलाइन कर लेना है। मैं देखिए थोड़ा सा वहाँ पे जो आपका शब्द था वहाँ पे मैं बोल नहीं पाया। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता है। हाँ, थोड़ी सी मैं भी इंसान ही हूँ, मुझसे भी गलती होती है। हम 100% तो ऐसा तो नहीं कि मैं सब सही ही बोलता हूँ, सही पढ़ाता हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। इंसान से गलतियाँ हो जाती है। हाँ, उसे सुधार करने की जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर होती है। तो चलिए शुरू, अब हम मिलते हैं कल। ठीक है, बाय।